हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 9 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। 8 अक्टूबर को हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद कैंट है, इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में अयोध्या कैंट किया गया है और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला निकोल मान बनी है। अभी हाल ही में जो जैसलमेर नहीं, अजमेर है राजस्थान में, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव, इसका 15वां एडिशन आयोजित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है एनी एनॉक्स ने। आयुध के नए महानिदेशक संजीव किशोर बने हैं। इंडियन नेवी और जो न्यूजीलैंड की नेवी है, इन दोनों देशों के बीच में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया और 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है माधव हाडा को। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, संडे है, कुछ ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं और बाकी के क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी निगरानी प्रणाली दक्ष, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम का कैसा पार्ट बनते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया जो पॉजिटिव पे फीचर है, ये किसके लिए है? सिंगल वेरिफिकेशन के लिए, डबल वेरिफिकेशन के लिए, ट्रिपल वेरिफिकेशन, ऐसे कुछ इसमें ऑप्शन थे। तो याद रखिएगा, ये डबल वेरिफिकेशन के लिए लॉन्च किया गया आरबीआई का ही एक फीचर था, पॉजिटिव पे, है ना। तो ऐसे प्रश्न बने थे। फिर एक दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये भी आरबीआई के ही द्वारा 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो ऐसा नहीं आपको दक्ष प्रणाली के बारे में लिखने के लिए पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई की पहले दक्ष, यह केंद्रीय बैंक यानी कि ये जो सेंट्रल बैंक है, इसकी उन्नत निगरानी प्रणाली है, जिससे कि जो पर्यवेक्षीय प्रक्रिया है, यानी कि जो भी सुपरवाइजरी प्रोसेस है, इसे और उन्नत बनाया जा सके। निर्बाध संचार यानी कि सीमलेस कम्युनिकेशन, निरीक्षण योजना निष्पादन, कुछ टफ हिंदी लिखी है, कुछ ऐसे इसमें इकोनॉमी में कुछ हिंदी के शब्द होते हैं, बहुत टफ होते हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में याद करना लोगों को ज्यादा आसान पड़ता है। साइबर घटना आदि रिपोर्टों पर ये और ज्यादा सिस्टम को मजबूत कर सकेगा। तो दक्ष प्रणाली ये आरबीआई से रिलेटेड हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन यंग कमिटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाए, पहले भारतीय गवर्नर ये सीडी देशमुख थे। और यदि वर्तमान में पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास, जिन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड मिल चुका है। आरबीआई की है आप लोगों को एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी याद होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 में से 3 आरबीआई के होते हैं और 3 भारतीय सरकार के होते हैं, ठीक है। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब ही इसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसकी सिफारिश पर लाई गई थी, तो ये उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनकी सिफारिश पर लाई गई थी। अब यदि मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके जो चेयरमैन हैं, ये कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार खारा। एसबीआई ने ना अपना रिसेंटली फ्लोटिंग एटीएम ओपन किया है। रिसेंटली अब हम नहीं कह सकते, 1 साल हो गए इस बात को। फ्लोटिंग एटीएम कहाँ ओपन किया है? डल लेक में। डल लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, यहाँ ओपन किया है। एचडीएफसी यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, इसकी भी स्थापना देखिए, आईसीआई कह लीजिए चाहे आईसीसीआई, सॉरी आईसीसी नहीं, आईसीआईसीआई है। दोनों की ही जो स्थापना है ना, ये 1994 में हुई। दोनों का हेडक्वार्टर आप याद रख लीजिए, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ का नाम अलग अलग याद रखेंगे। जो एचडीएफसी के सीईओ हैं, ये हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। और जो आईसीआईसीआई बैंक है,
इसके कौन हो जाएंगे? सीईओ संदीप बख्शी हो जाएंगे। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है? तो रिसेंटली दिल्ली सरकार के द्वारा एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि जो एयर पोल्यूशन है इसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, कभी भी वायु प्रदूषण का डिस्कशन होता है ना, तो हम दिल्ली का नाम हमेशा टॉप पर पढ़ते हैं। IQ एयर के द्वारा जो रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी, इसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें दिल्ली को ही टॉप पर रखा गया था। हालांकि दिल्ली सरकार समय समय पर यहाँ पोल्यूशन से निपटने के लिए काफी सारी पहले करते रहती है। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार दिल्ली गई थी, 2019 की बात है। मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। मतलब वैष्णो देवी जाना था, तो एक दिन दिल्ली में स्टे था। हम लोग रूम से निकले जब 12-1 बज रहे थे। मतलब कि वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को ये ज्यादा मालूम होगा। मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो तक प्रॉपर जमीन पर नहीं आती हैं। पॉल्यूशन के कारण वो सूर्य की किरणें तक प्रभावित होती, मतलब आप समझ सकते हैं, प्रॉपर बादल तक नहीं दिखाई देते। इतना भयानक प्रदूषण होता है दिल्ली में। खैर, दिल्ली में अभी हाल ही में एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की गई है, और 2 महीने का ये लंबा कार्यक्रम है जो कि चलाया जाना है। पर्यावरण मंत्री है जो कि यहाँ के गोपाल राय, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सभी निर्माण स्थलों के सभी 14 एंटी डस्ट मानदंडों का पालन किया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दिल्ली सरकार क्या, चलो एक हो गया एंटी डस्ट पहल, इसके अलावा क्या क्या पहले कर रही है दिल्ली सरकार, ताकि यहाँ प्रदूषण से बचने के लिए या कुछ तो रोकथाम किया जा सके? एक तो याद रख सकते हैं आप, स्विच दिल्ली, दिल्ली सरकार की पहल है। दूसरा, ऑड इवन फॉर्मूला, काफी ज्यादा पुराना हो चुका है दिल्ली सरकार का। फिर तीसरा, इसमें आप याद रख सकते हैं कि वृक्षारोपण नीति को बढ़ावा देने के लिए मतलब लागू करने वाला पहला राज्य है यूटी, ये दिल्ली ही हो जाएगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, मतलब कि जो सिग्नल पर रेड लाइट आता है, रेड लाइट आने पर गाड़ी ऑफ कर दीजिए, ताकि कुछ समय तक ही जो फ्यूल है, मतलब उससे निकलने वाला जो धुआं है, कुछ समय तक तो ये इससे राहत मिल सके। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, ये सभी पहले दिल्ली सरकार की हो जाएगी। दिल्ली ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे में। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। LG विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे। और दिल्ली से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। उत्तर प्रदेश से आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना रिलेट कर सकते हो। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेट की जा सकती है। अभी हाल ही में इसे उत्कृष्ट अवार्ड मिला है। उत्कृष्ट राज्य का अवार्ड किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट का। स्टूडेंट के लिए इसने भी हाल ही में जो चिराग योजना है, इसकी शुरुआत की थी। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये हरियाणा के गुरुग्राम में ही बनने जा रहा है। और पंजाब को अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि राज्य सतर्कता आयोग का ये समाप्त करने के लिए यहाँ एक बिल पारित किया गया है पंजाब की विधानसभा में। अगला प्रश्न है, देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? गुजरात में चल रहे हैं। इसमें पहली बार इसमें योगासन को शामिल किया गया था। इसमें गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी जो बन गई है, ये बन गई है पूजा पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, आयोजन इसका गुजरात है। गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हो जाएंगे? भूपेन पटेल। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। गिर वंसदा, ब्लैक बक मरीन, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंडेक्स आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि ये निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर है। इसके अलावा ये इंडिया, माफ कीजिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन सूचकांक आप कह सकते हैं, इसमें गुजरात रहा है टॉप पर। गुजरात में ही जो केवड़िया कॉलोनी है, यहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा है, एकता की प्रतिमा, ये स्थापित की गई है। और इसके डिजाइनर का नाम, वास्तुकार का नाम एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे राम वी सुतार इसके डिजाइनर हो जाएंगे। अभी लता मंगेशकर चौक में जो वीणा स्थापित की गई ना, उसके भी डिजाइनर राम वी सुतार ही है। निखत जरीन, इनका नाम यदि आप रिलेट करोगे,
निखत जरीन के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। अनाहत सिंह अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना 2022 के, इसमें पार्टिसिपेट कर मतलब कि भारत को रिप्रेजेंट करने वाली सबसे कम उम्र की जो एथलीट थी ये अनाहत सिंह ही थी। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी। वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से इनके काफी सारे अवार्ड मैं आप लोगों को रिलेट करा ही चुकी हूँ। यहाँ से बता देती हूँ कि एडिडास क्या जो स्टे इन प्ले अभियान है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मीराबाई चानू की ही नियुक्ति की गई। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसे रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1950 में इसका नाम बदल करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। जो भारतीय वायुसेना है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना है। हालांकि हमें तो लगता है कि भारत की वायुसेना सबसे मजबूत है, लेकिन जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है इसमें चाइना अमेरिका को भारत के पहले रखा जाता है। तो अभी इस साल इसने अपनी 90 वर्षगांठ मनाई है, 90 है ना। तो इस साल चंडीगढ़ का जो सुकना लेक है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि सुकना लेक कहाँ स्थित है, ये चंडीगढ़ में है। तो यहाँ वायुसेना के दिवस पर फ्लाई पास्ट हुआ जहां 75 विमानों ने हिस्सा लिया, क्योंकि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वीं 75 विमानों ने हिस्सा लिया है। फ्लाई पास्ट में कौन कौन से विमान शामिल थे? एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन मैंने डिटेल के साथ लिख दी है। देखो, तीनों सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं ये कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अभी कौन है? विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी हो जाएंगे वायुसेना के प्रमुख। वायुसेना के कुछ ऑपरेशन आप रिलेट कर सके यदि, क्योंकि आपके बीपीएससी में पूछा गया था ऑपरेशन गंगा के बारे में। ऑपरेशन गंगा याद रखना, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन एयरफोर्स की पहल थी। दूसरा ऑपरेशन यदि आप याद रख सकें, ये भी चर्चे में था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये आप रिलेट कर सकते हो अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो इसमें से जो एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड है इसे भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप का सर्टिफिकेट मिल गया है। किसने दिया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, महानिदेशक के द्वारा ये प्राप्त हुआ। स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया जो A200 ड्रोन है इसके लिए मान्यता मिली है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकेगा? तो देखिए, जो इसका इस्तेमाल है GIS GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को निकालने में, कृषि यानी कि फार्मिंग में, निर्माण में, खनन यानी कि माइनिंग और अन्य उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाना है। ड्रोन का नाम है A200 जिसे DGCA के द्वारा अभी हाल ही में मान्यता मिल चुकी है। ये माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है। अच्छा, ड्रोन का डिस्कशन आया तो निंजा ड्रोन याद रखना। ये इंडियन रेलवे से आप रिलेट कर सकते हो। रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। और एक भारत ड्रोन भी रिलेट कर सकते हो, ये DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया था LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। एक अभी हाल ही में भारत का एक स्टार्टअप कंपनी है गरुण एरोस्पेस, जो कि मलेशिया में अपना ब्रांच स्थापित करने जा रहा है। गरुण एरोस्पेस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो लेजेंड है रतन टाटा जी, इन्हें समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार लिखा है, शुक्रवार मतलब कि आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शनिवार है ना एकदम। अब आपको संडे को ये वीडियो मिलेगा। तो इन्हें RSS के द्वारा सेवा रत्न मतलब कि लोगों की सेवा करने के भाव से इन्होंने काफी सारे काम किए। यदि आप रिलेट करो तो अभी हाल ही में ना असम में 18 कैंसर केयर यूनिट इन्होंने स्थापित की थी, जिसके लिए बाद में इन्हें असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
ठीक है। इनके जो भी मतलब कि डोनेशन में तो इनका कोई आप कह ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा डोनेट करते हैं। वैसे ये रिच लिस्ट भले जारी की जाती है जिसमें कि मुकेश अंबानी टॉप पर रहते हैं, गौतम अडानी टॉप पर रहते हैं, लेकिन डोनेशन के मामले में हमेशा ही टाटा ग्रुप आगे रहा है। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने देखा भी है। आकाश अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं, इन्हें अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल किया गया था भारत के। मतलब कि भारत की तरफ से एकमात्र यही शामिल हुए थे 100 इमर्जिंग लीडर में। नवीन पटनायक ये ओडिशा के सीएम हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और यदि रिलेट करोगे तो इन्हें भी हाल ही में कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माधव हाडा, कल मैंने बताया था कि इन्हें बिहारी पुरस्कार से, इस साल का बिहारी पुरस्कार इन्हें ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इस बार ना 3 लोगों को मिला है। 3 लोग नहीं है, एक्चुअल में एक लोग है जिसका नाम है एलिस बियालियात्स्की, और 2 ट्रस्ट हैं, मतलब कि 2 ग्रुप आप इसमें कह लीजिए। एक तो है मेमोरियल, दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी कि उपरोक्त तो सभी को ही ये अवार्ड मिला है। एक व्यक्ति और 2 संस्थानों को मिला है। तो बेलारूस के जो मानवाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिनका नाम मैंने बताया एलिस बिलियात्स्की, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना पड़ेगा। एलिस बियालियात्स्की एक ये व्यक्ति हैं, और 2 संस्थान हैं जिसमें कि एक मेमोरियल है ना, जो ये रशिया में कार्यरत है, और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेनी संस्था है। तो एक रशिया की संस्था, एक यूक्रेन की संस्था, और फिर एक बेलारूस के कार्यकर्ता हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। फिजिक्स के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस और एटोन जिलेंगर को। चिकित्सा के लिए स्वांते पैबो, रसायन के लिए मॉर्टन मेंडल, आर बेटोर्जी, के बेरी शार्प, और साहित्य के लिए एनी एनॉक्स। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ये 10 दिसंबर को जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। बीते कुछ समय से मैं माफी चाहूंगी, मैं गलती से कह दे रही थी कि इनके जन्मदिन के मौके पर दिया जाता है। 10 दिसंबर ना इनकी पुण्यतिथि होती है, और इनकी पुण्यतिथि के मौके पर ये जो अवार्ड है नोबेल पुरस्कार की, ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अभी तक मैंने गोलकीपर ऑफ द ईयर बताया है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बताया है, प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं बता पाई थी, तो याद रखेंगे मेल कैटेगरी में भारत के जो हरमनप्रीत सिंह है इन्हें, और फीमेल कैटेगरी में नीदरलैंड की जो फेलिस एल्बर्ट्स है इन्हें चुना गया है। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे? भाला फेंक से, यानी कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड हो जाएंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको 7 अगस्त भी याद रख लेना है, जिस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत को इन्होंने एकमात्र गोल्ड दिलाया था। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना 1924, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड, इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष सैफ अहमद है। बाकी के 2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए है, सेम 8वें क्वेश्चन से मिलता जुलता मैंने 9वां और 10वां रखा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। अभी हाल ही में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है। किसे? मुमताज खान को। ये लखनऊ से बिलोंग करती है, 19 वर्षीय है। रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी थी पिछले साल। PV सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगी, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया है। रानी रामपाल ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगी, है ना। और मीराबाई चानू ये हो जाएंगी वेट लिफ्टिंग से, भारत तोलन से, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया ही था, कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड और टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर दिलाया है। FIS द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, तो फिर ये भारत के PR श्रीजेश और सविता पुनिया क्रमशः मेल और फीमेल कैटेगरी में चुनी गई हैं। बोथ A एंड B इसका राइट आंसर हो जाएगा। और FIH के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। टेलीग्राम पर आप लोग मुझे जरूर फॉलो कर ले ताकि आप लोग डेली की क्विज सॉल्व कर सके। टेलीग्राम में मेरी आईडी है कल्याणी मैम PDF, वहां जरूर जुड़े आप लोग। कल मैंने आप लोगों से पूछा था फीफा महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? अमेरिका ने, चाइना को हरा करके। आज का सवाल है मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।